गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के बारे में, वर्षा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तीन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है वर्षा, कैसे होती है, क्या क्या प्रकार हैं वर्षा के, और वर्षा का वितरण। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आज। सबसे पहले वर्षा क्या है, तो इसकी बात अगर हम करें तो जल की सतह का तापमान जब बढ़ता है, जब जल की सतह का तापमान बढ़ता है तो वायु का आरोहण होता है। आपको बताए हैं जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा का क्या होता है, हवा ऊपर जाती है, प्रेशर उसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है और वायु का आरोहण होता है। ठीक है, आरोहण अर्थात हवा ऊपर जाती है। ठीक है, तो जब जल की सतह थी ये, इसका तापमान जो है बढ़ गया। जब इसका तापमान बढ़ जाएगा तो पहली बात तो इसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा तो वायु का क्या होगा, आरोहण होगा। हवा यहाँ से उठकर ऊपर की ओर ऐसे जाएगी। जब हवा ऊपर जाती है तो उसमें क्या होता है, हम आपको बताए थे, प्रसरण होता है। जब हवा ऊपर जाती है तो उसमें प्रसरण होता है, यानी उसका एरिया बढ़ता है। जब प्रसरण किसी चीज़ में होता है तो हमने आपको बताया था कि जब वायु का प्रसरण होता है तो उसमें एडियाबैटिक कूलिंग होती है। ठीक है, जब वायु का प्रसरण होता है, क्षेत्र उसका बढ़ जाता है तो वो कूलिंग हो जाती है। ठीक है, जब ये प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, कूलिंग हो जाएगी। एडियाबैटिक जब कूलिंग होती है तो तापमान हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा हवा का। और जब कल पढ़ाए थे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो तापमान के साथ में है तो कैसा संबंध है, कि उल्टा संबंध है। ठीक है, टेम्परेचर जो हमारा है 1 बाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये ऐसे जो है हमारा व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जब ताप घटता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर हमारा घटा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या हो गई, 100%। आपको बताया था कि किसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है, जब किसी जो है हवा में जितनी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता होती है और उसमें जितनी जलवाष्प उस समय होती है, उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए, और अगर तापमान बढ़ेगा तो किसी के हवा के जो है पानी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब तापमान टेम्परेचर बढ़ता है तो तुमको प्यास ज़्यादा लगती है, वैसे हवा को भी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्यास ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर पाएगी। लेकिन वहीं जब टेम्परेचर घटता है, ठंडी में कम प्यास लगती है, वैसे जब टेम्परेचर यहाँ घटता है तो क्या होता है कि जो हवा हमारी है वो कम पानी ऑब्जर्व करती है। ठीक है, कम पानी ऑब्जर्व कर पाती है। जब कम पानी ऑब्जर्व कर पाती है तो जितना वो ऑब्जर्व करने की उसकी क्षमता है उतना जो है कम टेम्परेचर होने से क्या होगा, 100% वो ऑब्जर्व कर लेगी आसानी से। ठीक है, थोड़ा सा पानी उसमें था, ठीक है, और उसके जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी तापमान के घटने से। जिस टेम्परेचर पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है उसे हम उष्मांक बिंदु कहते हैं। सब कल आप पढ़ चुके हैं, आज सिर्फ आप उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिस ताप पर 100% हो जाती है उसे हम उष्मांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाएगी तो जो है क्या हुआ, अब ये पानी जो है जिसमें जलवाष्प भरी है वो कहाँ पहुँच गया, जलवाष्प हवा जो है जिसमें जलवाष्प भरी है वो कहाँ पहुँच गया, अब ऊपर पहुँच गया है बादलों में। तो अभी क्या होगा, इसका संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा और ये बादलों का निर्माण कर देगा। संघनन यानी कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने से बादलों का निर्माण यानी क्लाउड बन जाएंगे। और क्लाउड बनने से क्या होगा, इनमें जो आर्द्रताग्राही न्यूक्लियाई पैदा हो जाएंगे, हमारे क्या होंगे, जल के मतलब छोटे छोटे ये गोलक ऐसे आर्द्रताग्राही नाभिक, जिन्हें हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिसके चारों ओर छोटे बिंदु के चारों ओर ये जल से भरा हुआ होता है। ऐसे जो गोलक हैं ये बन जाएंगे। अब ये जब गोलक बन जाएंगे तो यही धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएंगे पृथ्वी पर। इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल की सतह मतलब इस आ जाते हैं नीचे पृथ्वी की सतह पर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं जब ये नीचे, इसे हम वर्षा बोलते हैं। अगर उष्मांक बिंदु का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो वहाँ पर जल वर्षा होती है। वहीं अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है उससे कम होता है तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, हिमवर्षण होता है। तो हमारा वर्षा क्या होता है, आपको पूरी जानकारी ये अच्छे से समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे हो गई है। लेकिन अब ये बादल मान लो बन गया, अब ये बादल मान लो यहाँ बन गया, ठीक है, बादल बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर बादल में क्या भरा होगा, जलवाष्प भरी होगी। ठीक है, अभी हिमकण नहीं भरे होंगे क्योंकि टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। लेकिन ये बादल जब हवा के सहारे बह के जो है दूसरी जगह पहुँचा तो ये मान लो पहुँच गया कहाँ, ठंडी जगह पे। ठीक है, ठंडी जगह पे पहुँच गया जहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम था। ठीक है, तो यहाँ तो इसमें जलवाष्प थी और यहाँ ये टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ पर जलवाष्प के कुछ कण क्या होंगे,
चेंज हो जाएंगे हिमकणों में, तो यहाँ पर क्या होगी, मिश्रित वर्षा होगी। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ज़्यादा टेम्परेचर था, जलवाष्प थी, पानी बरसता, लेकिन ये बादल उड़ के पहुँच गया कहाँ, ऐसी जगह जहाँ का टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम था। ठीक है, ठंडी जगह, बर्फ वाली जगह पे पहुँच गया, तो वहाँ पर क्या होगा, मिश्रित वर्षा हो जाएगी। ठीक है, वैसे अगर दूसरी बात करें कि मान लीजिए कि टेम्परेचर इसका कम था पहले से, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर था, जो ओसांक बिंदु था उसका तापमान हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से कम था। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप था, उसके बाद ये बादल जो है उड़ के ऐसी जगह पहुंच गया जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, तो यहाँ पर जो ये हमारे कुछ कण होंगे वो पिघल जाएंगे, कुछ वैसे बने रह जाएंगे, तो यहाँ पर जो वर्षा होगी यहाँ भी कैसी होगी, मिश्रित वर्षा होगी। ठीक है, तो ये हमारे दो मिश्रित वर्षा के एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा अगर बात करें वर्षण के प्रकार, तो आपको 3 प्रकार के वर्षण हमने बताया है। कौन कौन से वर्षण के प्रकार में, संवहनी वर्षा होगी, पर्वतीय वर्षा होगी और वाताग्रीय वर्षा होगी। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे हैं, संवहनी, पर्वतीय और वाताग्रीय, इन तीनों को आज हम जानेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट अगर बात करें संवहनी वर्षा की, तो संवहनी वर्षा क्या होता है, जब जल की सतह का तापमान बहुत अधिक हो जाए। ठीक है, जब जल की सतह का तापमान बहुत अधिक हो जाए, जब बहुत अधिक टेम्परेचर हो जाता है, तो क्या होता है कि संवहनी तरंग अर्थात कुछ इस प्रकार से संवहनी तरंग के रूप में क्या होता है, वायु का आरोहण होता है। ठीक है, संवहनी तरंग के रूप में जब वायु का आरोहण होता है, आर्द्र वायु का आरोहण होता है, आर्द्रता जिसमें आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, नमी बहुत ज़्यादा है, आर्द्र वायु का आरोहण होता है, तो हमारा क्या होता है, संवहनी वर्षा हो जाती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, जब ये संवहनी तरंग गई तो यहाँ पर क्या होगा, ये संवहनी वर्षा फिर करवाएगा। वर्षा वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही रहे हैं, वायु का आरोहण होगा तो वही पूरी कहानी फिर से आएगी। आरोहण हो रहा है तो प्रसरण होगा, प्रसरण हो रहा है तो शीतलन, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, ठंडा हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी तो संघनन हो जाएगा तो बादल बनेगा तो बारिश हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट पूरा हर जगह सेम रहना है बारिश के लिए, लेकिन किस कारण से जो है वायु का आरोहण हो रहा है, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें आपके लिए वर्षा के प्रकार को डिसाइड करेंगी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसके कारण संवहनी तरंग के रूप में वर्षा का, वायु का आरोहण हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाएंगी, संवहनी तरंगें कहलाएंगी, संवहनी वर्षा कहलाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, अच्छा अब जब बात करेंगे विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर, तो हमारे 0 डिग्री यहाँ का आपको पता है, इस वाली बेल्ट का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, जबकि ध्रुवों का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो यहाँ पर वर्ष भर संवहनी वर्षा बहुत अधिक होगी। आपको बताएं तापमान बहुत अधिक हो रहा है, इसी वजह से संवहनी वर्षा हो रही है, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर का, तो यहाँ पर वर्ष भर संवहनी वर्षा होती रहेगी। ठीक है, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाएंगे वैसे संवहनी वर्षा में क्या होगी, मात्रा में कमी आती चली जाएगी। ठीक है, विषुवत रेखा पर भी अगर टाइम की बात करें, किस टाइम सबसे अधिक जो है वर्षा होगी, तो जिस टाइम पर विषुवत रेखा का तापमान सर्वाधिक होता है, यानी इक्विनॉक्स के समय। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब हमारी सूर्य की सीधी किरण कहाँ पड़ती है, एकदम विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो ऐसे 2 टाइम हमको मिलते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये हमारे जो सूर्य की सीधी किरण जो है कहाँ पड़ती है, इक्विनॉक्स पे। ठीक है, और कर्क रेखा पर जो पड़ती है उसे उत्तरायण बोलते हैं, मकर रेखा पर जो पड़ती है उसे दक्षिणायन बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विनॉक्स के समय में अन्य समय की अपेक्षा जो है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक वर्षा होगी, किससे, हमारी संवहनी वर्षा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अन्य अक्षांशों में भी, अगर ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि टेम्परेचर से आपको रिलेट करना है सिर्फ, तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक वर्षा होगी अन्य अक्षांशों पर। चाहे जहां पर भी अगर संवहनी वर्षा हो रही है तो कहां होगी, जहां बहुत गर्मी होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के अलावा 30 डिग्री या 60 डिग्री अगर यहाँ पर भी संवहनी वर्षा हो रही है तो कहाँ होगी, ग्रीष्म ऋतु के समय भी सिर्फ ये होगी। ठीक है, और दिन के में अगर बात करें किस समय में, दिन के किस फेज में, यानी सुबह, मॉर्निंग, दोपहर जो भी है, तो टेम्परेचर सबसे अधिक कब होता है, लगभग 2 बजे के आसपास, यानी दोपहर के कुछ समय बाद। दोपहर के कुछ समय बाद जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, उस समय विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से कम समय के लिए वर्षा होगी। ठीक है, स्पीड से बरसेगा लेकिन बहुत थोड़े टाइम के लिए बरसेगा। ठीक है, आप देखते होंगे दोपहर के बाद जो है गर्मियों में क्या होता है, खूब बहुत तेज विद्युत गर्जन के साथ में थोड़े टाइम के लिए ही वर्षा हो जाती है, आधे घंटे में बहुत तेजी से बारिश हो जाती है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, संवहनी वर्षा बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम सेकंड हमारा जो है पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा किसे बोलते हैं, यानी ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन किसे बोलते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक जो है ये पूरी संरचना है। ठीक है, यहाँ हमारा इस साइड मान लीजिए समुंदर है। ठीक है, अब समुंदर से जिस साइड समुंदर होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, जो है बनेगा हाई प्रेशर। ठीक, हाई प्रेशर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो होगा हमारा लो। ठीक है, जब टेम्परेचर लो होता है तो हाई प्रेशर बन जाता है। जब हाई प्रेशर हमारा यहाँ पर बनेगा तो पवन की दिशा किधर होगी, हाई से लो की तरफ होती है। तो हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं
साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपको क्लियर दिख सके पूरा चित्र। ठीक है, हाँ अब आप समझिए, यहाँ पर हाई प्रेशर हमारा है तो हवा की दिशा हमारी किधर होगी, इधर से जो है ये चलेगी। ठीक है, इधर से हवा चल के जो है धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगी आके। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर है, हवा हमारी चल रही, लो प्रेशर की तलाश में अपना हाई टू लो चलती है, तो कहीं ना कहीं लो होगा तो वहाँ तक चल रही, इधर अब लो प्रेशर दिख रहा है तो यहाँ हमारा जो है यहाँ तक हवा ये चल के जाएगी। ठीक है, अब हवा यहाँ से चलना जब स्टार्ट करेगी तो यहाँ पानी भरा हुआ था, समुंदर था पूरा, तो जब ये समुंदर है तो यहाँ से पानी क्या करेगी, जब हवा चलेगी तो आर्द्र हवा चलेगी। ठीक है, यानी वो पानी को लेके चल रही है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का जो है ठीक है, तो ये पानी को लेके हवा चली है। ठीक, जब हवा पानी को लेके चली है, अब ये पर्वत पड़ गया बीच में, अब पर्वत किसने, चढ़ाई हवा ने शुरू कर दी। ठीक है, जब चढ़ाई शुरू करेगी तो यहाँ पर क्या वायु का आरोहण होता दिख रहा है आपको, हवा ऊपर चढ़ रही है, इसका मतलब वायु का क्या हो रहा है, आरोहण हो रहा है। हवा जब ऊपर जाती है तो वायु का क्या होता है, आरोहण होता है। वायु का आरोहण जब होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि हाँ एडियाबैटिक कूलिंग हो जाएगी। सही समझ रहे हैं आप, एडियाबैटिक कूलिंग हो जाएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब हम पानी लेके चलना स्टार्ट किए थे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा जो है जो संघनन था यानी कंडेंसेशन होता है वो पूरा नहीं हो पाया था। तो हमारा जब पर्वत पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एकदम नीचे जो है हमारी यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जब से हमारा कंडेंसेशन हो जाता है तब से इस क्षेत्र में जो है बहुत अधिक वर्षा होती है। ठीक है, यहाँ पर वर्षा जब बहुत अधिक हो गई है, ठीक है, अब पानी धीरे धीरे हवा का क्या होता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, वायु क्या होने लगती है, असंतृप्त होने लगती है, तो धीरे धीरे वहाँ यहाँ से वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। तो इसे जब यहाँ पर वर्षा की मात्रा एक कम हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्षा की विलोमता बोलते हैं। ठीक है, वर्षा की विलोमता बोलते हैं, क्योंकि पानी में अब जो हवा है उसमें हमारा पानी खत्म हो रहा है, यहाँ जितना था इतना इधर इस साइड बरसा दिया, अब हवा जब इधर जो है वर्षा की विलोमता हो गई, तब अब क्या होगा कि वर्षा की विलोमता के बाद में यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, वायु का अवरोहण स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्षेत्र में जो ढाल हमारी जो किधर है, हमारी स्थलमुखी जो ढाल है यानी स्थल की तरफ की जो ढाल है, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पानी जो जितना था वो सब इधर ही खर्च हो गया है। अब वायु हमारी असंतृप्त हो चुकी है तो वर्षा करवाने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु का अवरोहण हो रहा है। पर्वत के दूसरे पक्ष में क्या होगा, वायु नीचे उतरेगी, वायु नीचे उतर रही है यानी वायु का अवरोहण हो रहा है। वायु का अवरोहण जब होगा तो यहाँ पर एडियाबैटिक हीटिंग हो जाएगी, कूलिंग नहीं, क्या होगा, जहाँ हवा नीचे उतरती है वहाँ पर होती है एडियाबैटिक हीटिंग। और एडियाबैटिक हीटिंग जब होती है क्या होता है, जब अवरोहण होता है तो संकुचन होता है, संकुचन होगा तो क्या होगा, एडियाबैटिक हीटिंग हो जाएगी। एडियाबैटिक हीटिंग हो जाएगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, इसलिए वर्षा के लिए हमारी यहाँ पर प्रतिकूल स्थिति पैदा हो जाती है। नहीं, यहाँ पर इस साइड में वर्षा, स्थलमुखी ढाल पे वर्षा नहीं होगी। और इसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। अब सब लोग वृष्टि छाया क्षेत्र पढ़े होंगे, कक्षा 6-7 में पढ़ाया जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र, जहाँ वर्षा बहुत कम होती, पर्वत की स्थलमुखी ढाल जहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर जो है कैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, जैसे मरुस्थल हमारा होता है, मरुस्थल वाली जो है यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी पर्वत के स्थलमुखी ढाल की तरफ। ठीक है, और पर्वत की ढाल जो हमारी है, जो हमारी पर्वत की ढाल जो समुंदर के साइड में है, वहाँ पर आर्द्र वायु का आरोहण होगा, जिससे पर्वत ढाल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ वर्षा पहले कम होगी, फिर अधिक होगी, फिर कम होगी। ठीक है, जब वर्षा दोबारा कम होती तो इसे वर्षा की विलोमता कहते हैं। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, एक बार आप समझ लीजिए। दोबारा हाई प्रेशर से हवा चलना स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ तक इसका संघनन कम ऊंचाई तक, जैसे मान लो जब चढ़ना स्टार्ट की थी तो यहाँ तक इसका वायु का संघनन अच्छे से नहीं हो पाया, क्योंकि आरोहण हो रहा है, आरोहण होगा, धीरे धीरे आरोहण होगा, हवा ऊपर चढ़ेगी, हवा ऊपर चढ़ेगी, जब आरोहण होगा तो उसमें क्या होगा, प्रसार होगा, प्रसार होगा तो क्या होगा, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% जाएगी, तभी जो है क्या होगा, संघनन होगा। और संघनन यहाँ चढ़ते तुरंत संघनन तो हो नहीं गया, तो थोड़ा सा ऊंचाई ये ली, यहाँ तक जो है इसका संघनन पूरे तरीके से हो चुका है, तो यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होगी। ठीक है, लेकिन अब पानी सारा यहीं पे खर्च हो गया, तो संघनन की व्यवस्था तो आगे भी है, लेकिन हमारा जो है जब पानी खत्म हो गया तो वायु हमारी असंतृप्त हो गई, तो इस क्षेत्र में वर्षा कम होगी, इसलिए इसको वर्षा की विलोमता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा हवा एकदम शुष्क हो चुकी है तो इधर अवरोहण भी होगा, और जो है हवा भी शुष्क है तो हमारी इधर वर्षा नहीं होगी, इसलिए वृष्टि छाया क्षेत्र हमारा बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी वर्षा हो गई, कौन सी, पर्वतीय वर्षा। तीसरी अगर हम बात करें वाताग्रीय वर्षा की, तो वाताग्रीय वर्षा में आप देखेंगे
वाताग्रीय वर्षा में क्या होता है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन दो तरीके की होती है, तो उष्ण वाताग्र या तो बनेगा शीत वाताग्र। एक्चुअली होता क्या इसमें है कि जब ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में जाती है, यानी ठंडी हवा और गर्म हवा जहाँ पर मिलती है यहाँ पर क्या बनता है, वाताग्र बनता है। ठीक है, ठंडी हवा जब गर्म हवा मिलती हैं आपस में, ठंडी और गर्म हवाएं जब मिलती हैं तो क्या बनता है, वाताग्र बनता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसे वाताग्रीय वर्षा कहा जाता है। जब हमारी एक्टिव हो जाए हमारी जो गर्म हवा है, और एक्टिव हो जाए गर्म हवा तो हमारा उष्ण वाताग्र, और एक्टिव हो जाए ठंडी हवा तो शीत वाताग्र। ठीक है, अगर बात करें आप पृथ्वी पर तो कहाँ ये होती होगी, ये हमारा जहाँ पर पछुआ पवन और ध्रुवी पूर्वी पवन मिलती है। ठीक है, आप देखे थे, आपको वर्ष जब हवाएं पढ़ाए थे तो हमारा जो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में चलती है इसे हम बोलते हैं व्यापारिक पवनें, जो हमारा 30 से 60 डिग्री के बीच में चलती है इन्हें हम बोलते हैं पछुआ पवनें, और इसके अलावा जो 90 से 60 डिग्री के बीच में चलती है इन्हें हम बोलते हैं ध्रुवी पूर्वी पवनें। ये सारी हवाएं आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जहां पर ये 60, 30 और 90 के बीच में जो दो हवाएं हमारी आके मिल रही हैं, ऊपर से ध्रुवी पूर्वी पवन आ रही है इसे, और इधर से हमारी कौन सी जा रही है, पछुआ पवन जा रही है, तो जहां पे मिलती हैं दोनों यहां पर क्या बनता है, वाताग्र बनता है। ठीक है, चूंकि पछुआ पवन किधर से चल के आ रही है, पछुआ पवन जो हमारी आ रही है ये हमारी आ रही है 0 डिग्री की तरफ से, यानी भूमध्य रेखा की ओर से, तो ये पछुआ पवन हमारी गर्म होगी। जबकि ये हमारी ध्रुवों की ओर से आ रही है, ध्रुव पूरे बर्फ से ढके हुए हैं, तो इधर से जो हवा 90 डिग्री से चल के आएगी वो ठंडी होगी, किसकी अपेक्षा, जो हमारी इधर से जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारी गर्म होगी, ये हमारी हवा ठंडी होगी, तो जो गर्म हवा और ठंडी हवा मिलती है तो वहाँ पर वाताग्र बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र कैसे बनते हैं। उष्ण वाताग्र जो हमारा होता है जब पछुआ पवन जो गर्म है सक्रिय होकर ठंडी वायु के क्षेत्र में प्रवेश करे तो तापमान हमारा क्या करेगा, बढ़ जाएगा। विशिष्ट आर्द्रता हमारी इससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ने पर आपको बताया था विशिष्ट आर्द्रता बढ़ती है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। जब विशिष्ट आर्द्रता हमारी बढ़ेगी तो क्या होगा कि गर्म वायु का क्या होगा, आरोहण होगा। जहाँ पर जैसे मान लो गर्म और ठंडी हवा मिली, अब एक गर्म हवा ठंडी के क्षेत्र में जब प्रवेश करेगी तो क्या करेगी, ये मान लो ये ठंडा क्षेत्र था, ठीक है, ठंडी हवा थी, जब गर्म हवा यहाँ प्रवेश करी तो क्या हुआ, ठंडी हवा होती है भारी, ठंडी हवा होती है भारी, ये मान लो हमारी ये क्या है, ठंडी हवा है। ठीक है, इधर से बह के हमारी ये क्या, कौन सी हवा पहुंची, गर्म हवा। अब ये भारी है तो इसको तो ये विस्थापित कर नहीं पाएगा, लेकिन ये जब खुद यहाँ पहुंचा तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे यहीं से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे हमारी क्या है, ठंडी हवा पहले से जगह बना के बैठी है, इसको विस्थापित करने की गर्म हवा में क्षमता नहीं है, तो क्या करेगी, आरोहित हो जाएगी। ठीक है, आरोहण के बाद आपको कहानी पता है, प्रसरण, एडियाबैटिक कूलिंग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, वर्षा। ठीक है, लेकिन जब किसी को विस्थापित, यहाँ मान लो ठंडी हवा थी, इसको विस्थापित नहीं कर पाया है तो इसके पे किसी ने प्रेशर नहीं डाला, तो ये क्या करेगी, धीरे धीरे जाएगी आराम से। भैया कोई दबाव नहीं तो आराम से आदमी काम करता है, धीरे धीरे। ठीक है, तो धीरे धीरे जाएगी धीमी गति से, और अधिक क्षेत्र में जाएगी। ठीक है, या पूरा मान लो ठंडी हवा का क्षेत्र था तो धीरे धीरे ऐसे जो है जा रही है, मस्ती आते हुए पूरे क्षेत्र में टहलते हुए। तो ये जब अधिक क्षेत्र में जाएगी और धीमी गति से जाएगी तो वर्षा कैसी होगी, धीमी गति से होगी और अधिक समय तक होगी। जब वर्षा धीरे होती है तो तेज समय तक बरसता है, अगर वर्षा तेजी से हो जाए तो पानी खाली हो जाएगा और हमारी वर्षा जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो धीमी गति से और अधिक समय तक वर्षा होगी कब, जब हमारा क्या होता है, ग्रीष्म जब ग्रीष्म जो हमारा वाताग्र बनता है, यानी उष्ण वाताग्र जब बनता है तो वर्षा हमारी धीमी गति से अधिक समय के लिए होती है। वहीं जब शीत वाताग्र बनता है, शीत वाताग्र में एक्चुअली होता क्या है, ठंडी हवा सक्रिय होगी। ठीक है, ठंडी हवा सक्रिय होकर क्या करती है कि गर्म हवा के क्षेत्र में जाती है। अब ठंडी हवा कैसी थी, भारी थी। ठीक है, ठंडी हवा ये भारी है, यहाँ पर गर्म हवा ऐसे दुबकी बैठी थी, ठंडी हवा गई यहाँ पर, भारी थी, इसको क्या कहा, चलो भागो यहाँ से, उठा के इसको फिर ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो ये हमारा गर्म हवा जो होगा इसका क्या हो जाएगा, फिर अवरोहण हो जाएगा। गर्म हवा का आरोहण हो जाएगा। गर्म हवा का जब आरोहण हो जाएगा, गर्म हवा सतह से ऊपर जाएगी। इस बार चूंकि इसको ठंडी हवा ने विस्थापित किया है, भगाया है अपनी जगह से, तो ये तेजी से जो है इसका आरोहण होगा। जब तेजी से आरोहण होगा तो कम समय के लिए, ठीक है, कम समय के लिए और सीमित क्षेत्र में, कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में तेजी से वर्षा होगी हमारी विद्युत गर्जन के साथ में। ये हमारा कहाँ होगा, शीत वाताग्र में। शीत वाताग्र और ग्रीष्म वाताग्र में बस एक्टिविटी का फर्क है। जब शीत हवा जो है एक्टिव हो जाती है तो शीत वाताग्र है, और जब हमारी जो है गर्म हवा एक्टिव होके जाती है तो हमारा क्या है, वो हमारा ग्रीष्म वाताग्र है। ठीक है, शीत वाताग्र में क्या होता है, शीत वाताग्र में कम समय के लिए सीमित क्षेत्र में तेजी से वर्षा। वहीं जब ग्रीष्म वाताग्र होता है तो धीरे धीरे हवा जाती है, ज़्यादा क्षेत्र में होती है वर्षा, लेकिन धीरे धीरे होती है, लेकिन अधिक समय के लिए होती है। ठीक है,
अगर बात करें मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र की बात करें कहाँ पर वर्षा अधिक होगी, ठीक है, ये मान लो हमारा महाद्वीप की बात करें, अगर महाद्वीप है हमारा, ठीक है, तो आप जो हमारा वाताग्रीय वर्षा होती है अधिकतर किसके कारण हो रही है, पछुआ पवन, ठीक है, क्योंकि गर्म हमारी कौन सी है, पछुआ पवन, गर्म हवा ही ऊपर जाती है, गर्म हवा जब ऊपर जाती है तभी होती है हमारी वाताग्रीय वर्षा, ठीक है, तो पछुआ पवन के कारण जो है साल भर वर्षा होती है कहाँ पर, जहाँ पर 30 डिग्री और 60 डिग्री हमारे आके मिल रहे थे दोनों, ठीक है, दोनों हवाएं मिल रही थी, यानी 30 और 60 के बीच में हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा यहाँ पर जो वर्षा होगी ये हमारी कैसी होगी, सॉरी 30 और 90 के बीच में, यानी 60 पे, ठीक है, 60 पे हमारी कौन सी होगी, मध्य अक्षांशीय प्रदेश बोलते हैं 60 डिग्री को। यहाँ पर पछुआ पवन के कारण अधिकतर वर्षा होती है। और पछुआ पवन हमारी चलती कैसे है, आप अगर देखे होंगे पछुआ पवन आपको याद होगा तो हमारी कुछ ऐसे चलती है, ये दिशा इसकी कुछ ऐसे रहती है, ठीक है, अगर हवाएं आपको याद होंगी तो आप देखिए यहाँ पर पछुआ पवन की दिशा कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है, पछुआ पवन की दिशा कुछ ऐसे होती है, ठीक है, क्यों होती है ऐसी, कोरियोलस बल के प्रभाव के कारण, कोरियोलस बल के प्रभाव के कारण जो हमारी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं वो कैसी हो जाती है, क्लॉकवाइज मुड़ जाती हैं, ठीक है, तो कुछ इस दिशा में हमारी ये जब हवा चलेगी तो हमारा जो ये तट होगा, मान लो ये महाद्वीप है, इधर हमारा मान लो ये पानी भरा हुआ है, तो इधर से हवा जो ये चल के आएगी तो महाद्वीप के, अब पूर्व पश्चिम की अगर बात करें तो ये हमारा पूरब है, हमारा क्या है, पश्चिम है, ठीक है, हवा ऐसे चल के आ रही है, हवा ऐसे चल के आ रही है, तो इस वाले क्षेत्र में ये सर्वाधिक वर्षा कर देगी और धीरे धीरे जब ये हवा पहुँचेगी यहाँ तक तो ये क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, तो पूर्वी वाला जो हमारा क्षेत्र होगा, तट होगा, ये हमारा यहाँ पर कम वर्षा होगी, ठीक है। तो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में अगर आप मैप देखेंगे पूरा, तो मैप में आपको 0 डिग्री के ऊपर, 30 डिग्री के ऊपर 60 डिग्री, यानी ये वाला पोर्शन जो हमारा दिखेगा, तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो है पाए जाते हैं, क्या हमारे जितने भी महाद्वीप पाए जाते हैं उनके इस तट पर क्या होगा, वर्षा सर्वाधिक होती है, जबकि इस तट पर वर्षा कम होती है, ठीक है, पूर्वी तट पर वर्षा कम होती है। तो पछुआ पवन के द्वारा अधिकांश समय वर्षा होती है, जिसके कारण जो है क्या होगा, पछुआ पवन जो है, पछुआ पवन के द्वारा वर्ष भर वाताग्रीय वर्षा होती है, जो पश्चिमी तट पर, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर अधिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी तट पर कम वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है वर्षा कम होती है, जबकि शीत ऋतु में अधिक। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। वर्षा ठंडियों में ज़्यादा हो रही है वाली वाताग्रीय वर्षा, जबकि गर्मियों में कम हो रही है, ऐसा काहे हो रहा है। देखो, जो हमारी ये वर्षा होती है, वाताग्रीय वर्षा एक क्या होती है, तापीय प्रवणता के समानुपाती होती है। तापीय प्रवणता आप लोग को पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। तापीय प्रवणता हमारा ताप में अंतर से मतलब है, ठीक है, पूरे दिन में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, यहाँ का टेम्परेचर कम है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर में से कम टेम्परेचर को घटा दो, ये हमारी तापीय प्रवणता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ताप में अंतर रहेगा, ताप में परिवर्तन रहेगा, वो हमारी तापीय प्रवणता को बढ़ाएगा, ठीक है। अगर बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 डिग्री से जहाँ पर ये भूमध्य रेखा है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जबकि 90 डिग्री का टेम्परेचर बहुत कम होता है। ये कांस्टेंट रहता है, जो हमारा 0 डिग्री इसका टेम्परेचर हमेशा जो है अधिक ही रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कम ही रहेगा। यह तापीय प्रवणता का निर्माण करता है, तापीय प्रवणता का निर्माण करता है, जो कि क्या करता है, वायुमंडलीय परिसंचरण की तीव्रता को बढ़ा देता है। हवा हमारी जो है हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, आपको पता है, वायुमंडलीय परिसंचरण की तीव्रता को बढ़ा देता है। और बात करें अगर तापीय प्रवणता की, तापीय प्रवणता हमारी शीत ऋतु में अधिक होती है। कैसे तापीय प्रवणता अधिक होती है, अगर बात करें आप ठंडियों में, अगर आप बात करें, और तापीय प्रवणता गर्मियों में बात करें, तापीय प्रवणता ठंडियों में अधिक होगी कि गर्मियों में अधिक होगी? ज़्यादातर लोग बताएंगे गर्मियों में, क्योंकि आपको लग रहा है ताप से रिलेटेड है तो भैया गर्मियों में अधिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो शीत ऋतु हमारी है वो तापीय प्रवणता उसमें अधिक होती है। क्यों? आप देखते हैं शीत ऋतु में हम क्या करते हैं, सुबह होती है, सुबह ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह जब ठंडी बहुत ज़्यादा होती है हम लोग एकदम रजाई कंबल और जो है पूरा एकदम व्यवस्था अपना ब्लेजर जैकेट पहन के रखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे दोपहर होने को आती है, दोपहर होने को आती है, वैसे वैसे क्या होता है हमारा, जब धूप निकल आती है हम लोग एकदम टी शर्ट में आ जाते हैं। शाम होते होते फिर हमारा क्या होता है, टेम्परेचर घटने लगता है और फिर हमें जो है कपड़े पहनने पड़ जाते हैं। तो एक दिन में इतनी ज़्यादा तापीय प्रवणता है, इतनी ज़्यादा तापमान में चेंजेस है, तो ठंडियों में तापीय प्रवणता अधिक होती है। वहीं अगर गर्मियों की बात करें तो गर्मियों की सुबह शाम दोपहर कुछ भी इतना ठंडा नहीं होता है कि आपको स्वेटर पहनना पड़े, ठीक है। आप पूरे दिन जो है गर्मी से परेशान रहते हैं, तो यहाँ पर तापीय प्रवणता गर्मियों में कम होती है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि शीत ऋतु में हमारी जो है तापीय प्रवणता अधिक होती है, इसलिए वाताग्रीय वर्षा शीत ऋतु में सर्वाधिक होती है, ठीक है। वाताग्रीय वर्षा की अगर बात करें तापीय प्रवणता के समानुपाती होती है, इसलिए शीत ऋतु में अधिक होती है, ग्रीष्म ऋतु में कम होती है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।